नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष गुप्ता, दिमागी रोग विशेषज्ञ। मैं द्वारका, नई दिल्ली में रहता हूँ। आज का यह वीडियो मैं जाँचों के जुनून के बारे में बना रहा हूँ। जुनून मतलब एक पागलपन की हद तक लोग जाँच कराने पे जुटे हैं, इलाज पे कम, दवाइयों पे कम ध्यान दे रहे हैं। और ये जाँचें किस तरह की हैं? 1 खून की जाँच, 2 दिमाग का सीटी स्कैन, एक्सरे, एमआरआई और तीसरा वो साइकोलॉजिकल जांच जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपसे बातचीत करते हुए सवाल जवाब पूछ के रिपोर्ट से बना देते हैं। ये जांचें मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो मैं देखता हूँ दिल्ली शहर में आधे से ज़्यादा मरीजों को जांचों से इतना प्रेम है कि पैसे नहीं हैं फिर भी जांच कराएंगे और महंगी से महंगी जांच कराएंगे। उसी विषय पे मैं आपके कुछ सोच को बदलाव की ओर ले जाना चाहता हूँ। खून की जांच, लोगों को ऐसा लगता है कि खून की जांच हम करा लेंगे, लैब टेस्ट करा लेंगे, कुछ उसमें डायग्नोसिस आ जाएगी दिमागी बीमारी की, कुछ आ जाएगा कि मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो समझ लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी खून की जांच में कोई भी दिमागी बीमारी नहीं आती है। ये जांच कराने से आप केवल अपने दिशा को भ्रमित करके एक अलग जगह लेके जा रहे हैं, अपना समय और पैसा बेकार कर रहे हैं। मुझे उस जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे पास इलाज के लिए आए हैं तो आप मेरी बात को ध्यान से समझें और दवाइयाँ खाएं। जांचों के ऊपर अपना ध्यान ना दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे शरीर में जगह जगह बीमारियां हो गई हैं, कैंसर हो गया है, तो हम खून की जांच में आ जाएगा। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसी तो कोई जांच नहीं है जो आपके भ्रम को, कैंसर की बीमारी के जो आपका भ्रम है उसको सही या गलत साबित कर सके। फिर आप क्यों जांच कराना चाहते हैं? वो जो पैसे 2000, 4000, 6000 आप खून की जांचों में लगाते हैं, उनको अच्छी और बेहतरीन डॉक्टर के पास जाके सलाह लीजिए, उनको अच्छी दवाइयों पे समय दीजिए और उससे अपने आप को ये स्ट्रेंथ दीजिए, ये दिशा दीजिए कि ये एक दिमागी बीमारी है जिसको बिना जांच के ही मेरे डॉक्टर समझते हैं और ठीक करते हैं। दूसरी तरह की जांच है ये दिमाग का एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, पीईटी, न जाने क्या क्या आजकल जांचें महंगी से महंगी आ गई हैं, पर उनमें भी कोई ऐसी जांच नहीं है जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बना के दे दे। ध्यान रहे, दिमागी बीमारियां जो कि आपकी सोच, व्यवहार और समझ की होती हैं, उनमें कोई भी दिमाग की जांच काम नहीं आती है। उनमें जाने का केवल यही मतलब है कि आप अपने डॉक्टर की बात न समझ रहे हैं, न ध्यान से सुन रहे हैं और आपको अपने आसपास के लोगों की, जो कि डॉक्टर नहीं हैं, उनकी बातों से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और आपके जांच कराने का जो बार बार रिक्वेस्ट आता है ना मेरे पास, उससे मेरा दिल ही दुखता है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि पैसे कम हैं, दूसरी तरफ आप जांचों में पैसे खर्च करने को तैयार हैं, लेकिन सही तरह से इलाज के लिए जल्दी जल्दी आना, डॉक्टर को समय से जवाब देना, होमवर्क करना, डॉक्टर की बात को मानना, वो नहीं करते हैं। देखिए, एक्सरे केवल हड्डी की टूट-फूट के लिए होती है और आपके सर की हड्डी टूटेगी तो उससे आपकी सोच, समझ और भावना पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको दर्द होगा, आपको चोट लगेगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन दिमागी बीमारी उससे नहीं होती है। जहाँ तक सीटी स्कैन का सवाल है, एमआरआई का सवाल है, ये थोड़ी सी और एडवांस्ड है, लेकिन फिर भी ये हमें कोई नई जानकारी नहीं दे सकती हैं जिससे कि मैं कहूँ कि अरे हाँ, इस जांच में ये आ गया तो आपको ये बीमारी है और अब मैं इलाज आपको इस हिसाब से करूँगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है कि अक्सर मेरे पास मरीज एमआरआई की रिपोर्ट्स लेके आते हैं, सीटी की रिपोर्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि उन्हें डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी नसें सूखी हुई हैं, नसों में कुछ ब्लॉक हो रखा है, नसों में खिंचाव है। तो जान लीजिए कि ऐसा किसी जांच में नहीं आ सकता है कि आपकी कोई नस खिंची हुई है, नसों में तनाव है, नसें सूख गई हैं। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके डॉक्टर ने आपको समझाने के लिए ऐसा कह दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपकी जांच में आई तो ही डॉक्टर को समझ में आया।
डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया नामक जो भी दिमागी बीमारियां हैं, उनमें हमारे दिमाग के अंदर बहुत ही सूक्ष्म दर पर केमिकल चेंज होता है, जिसे कुछ लोग केमिकल लोचा कह देते हैं। उन केमिकल्स को देखने के लिए एमआरआई क्या और सीटी क्या कुछ भी कामयाब नहीं। अब एक नई जांच लोगों ने शुरू कर दी है, पीईटी। ये और भी महंगी जांच है, 10-12 हज़ार की होती है दिल्ली में। लोगों का इस पे अब ध्यान धीरे धीरे से विश्वास जाग रहा है। पर पीईटी क्या है? पीईटी आपकी दिमागी बीमारी की डायग्नोसिस नहीं कर सकती है। पीईटी आज की डेट में भी एक रिसर्च प्रक्रिया है, जिससे कि हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि हमारे दिमाग के किस एरिया में कौन सी परेशानियां कभी कभी आ सकती है। वो जांची अभी भी बहुत एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है। उससे डायग्नोसिस का और ट्रीटमेंट का कोई लेना देना नहीं है। आप महंगे से महंगे देश में जाके भी अगर इलाज कराएंगे तो भी कोई भी अच्छा डॉक्टर आपसे पीईटी की जांच करें नहीं कहेगा। वो आपकी बातें सुनकर, आपके हाव भाव देखकर, आपके परिवार से बात कर कर, जैसे मैं समय देकर आप लोगों से बात करता हूँ, उसी से डायग्नोसिस बनती है, उसी से बीमारी का नाम समझ में आता है, उसी से परेशानी को समझ के हम उसकी इलाज के लिए सही दवाइयाँ देते हैं। दिमाग की इन जांचों पे फिर से मैं कहूँगा, अपने पैसे व्यर्थ ना करें। इन पैसों को अपने और अपने परिवार के अंदर जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने में लगाइए। आपस में बातचीत करिए, डॉक्टर के पास आके सेशंस ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, फैमिली थेरेपी लीजिए। उस सेशन के लिए जब मैं कहता हूँ कि 2000 रुपये 1 घंटे के दीजिए, आप लोग राज़ी नहीं होते हैं। लेकिन अब 10,000 रुपये यानी 5 सेशन की कीमत आप एक फिजूल की जांच में खर्च कर सकते हैं। तो सोचिए, आप क्या भला कर रहे हैं और किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद का नुकसान और केवल जांच करने वाले दुकानदारों का फ़ायदा। तीसरे किस्म की जांच जो आजकल दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा, मैं तो इससे बहुत ही परेशान हूँ, वो है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जांच। ध्यान रखिए, आप डॉक्टर के पास आए हैं, हम साइकियाट्रिस्ट हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। वो आपकी इलाज नहीं करते हैं, वो आपको डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं। वो जांच केवल तब करते हैं जब हमें ऐसा महसूस हो कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको हम मिस कर रहे हैं, और तब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जांच कराते हैं। ये मान लीजिए कि अगर मैं 500 मरीज़ भी देखता हूँ तो 500 में से मुश्किल से 1 या 2 में मुझे साइकोलॉजिकल असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही आपको समय देता हूँ, मैं आपसे खुद ही बात करता हूँ, समझता हूँ, आपके परिवार से बात करता हूँ। वो जो समय मैं देता हूँ वो आपको गपशप लग रही होगी, लेकिन वही आपके दिमाग की सही जांच है। उस बातचीत के ज़रिए से मैं आपके दिमाग के अंदर तक पहुँच के आपकी सोच, भावना और व्यवहार को समझ पाता हूँ। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में रोशाक टेस्ट एक आम टेस्ट है, जिसमें कि वो आपको कुछ चित्र दिखाते हैं जिन चित्रों का खास मतलब नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं अच्छा आप अपनी सोच से बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है, और वो उस दिन जैसा आपका मन चल रहा है उस हिसाब से आप उनको जवाब देते हैं, और उस हिसाब से ही आपकी रोशाक टेस्ट की रिपोर्ट बनती है। पर क्या रोशाक टेस्ट की रिपोर्ट डायग्नोस्टिक है? क्या रोशाक टेस्ट की रिपोर्ट को आप दूसरे डॉक्टर के पास जाके कह सकते हैं कि देखिए डॉक्टर साहब, ये टेस्ट में ये आया है, इसका मतलब मेरी तो डायग्नोसिस ये है, ये तो बीमारी का नाम ही ये है, आप इस बीमारी का ही बस इलाज कर लीजिए? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि रोशाक टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है। इस तरह से और भी कई टेस्ट करते हैं आजकल ये लोग, उनको टेस्ट कम और उनको हम रेटिंग स्केल ज़्यादा कहते हैं। कुछ लोग तो इन रेटिंग स्केलों के 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं हर बार के, और उसमें वो करते क्या है, वो आपसे आपके बीमारी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं और पूछते हैं कितने ज़्यादा बार, कितने कम बार, कितने दिनों से, कितने घंटों पे होती है, कितनी देर आप सोते हैं, कितना आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते। उसके आधार पे वो एक क्वांटिटेटिव रिपोर्ट निकालते हैं कि अच्छा आपकी बीमारी अभी इस लेवल पे है। तो याद रखिए, इस तरह के रेटिंग स्केल्स आपके इलाज के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, वो आपके डॉक्टर के पास अगर टाइम कम हो तो वो उस तरह के रेटिंग स्केल्स कराते हैं, ताकि उस टाइम का सदुपयोग और ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को देखने में करे, और रेटिंग स्केल से सीधा सीधा रिपोर्ट उसके पास आ जाए कि वो पिछली बार से अब की बार में कितना परिवर्तन आप में आया है।
और वो ज़रूरी नहीं होते हैं। और कृपया उन जाँचों पे महँगे-महँगे पैसे देने का इनकार करिए। कुछ तो दिल्ली में लोग 25,000 30,000 रुपए भी खर्च करके मेरे पास आए हैं। उसके बाद भी इलाज तो वही चला है ना, जो कि मुझे अपने आधार पे समझ के करना है। फिर उन जाँचों में आपका पैसा समय बर्बाद करने का क्या फ़ायदा? ऊपर से बच्चों में ये जाँचें कराने का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल गया है। अफ़सोस तो ये है कि स्कूल के टीचर और स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स और हमारे सीबीएसई बोर्ड के लोग भी कई बार बिल्कुल अड़ जाते हैं कि हमें लिखित में रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट की चाहिए, साइकियाट्रिस्ट की नहीं चाहिए। अब ये बहुत बड़ी विडंबना है और मेरे ख़्याल से तो आप और आपके बच्चों के साथ ये बड़ा अन्याय है। बच्चों की बुद्धि के विकास की जाँचें ये लोग करते हैं, पर वो बुद्धि की जाँचों में ऐसा तो नहीं है कि 100% सही आता है। दूसरी बात, उन जाँचों से जो डायग्नोसिस वो बना के देते हैं, वो डायग्नोसिस तो आधे टाइम गलत ही होती है। मेरे पास तो कितने बच्चे आते हैं जो 9-10 साल की उम्र में आते हैं, उनको 3 साल 4 साल पहले किसी जाँच में उनको बता दिया गया था कि जी आपको तो ये बीमारी है। उन्होंने उस बीमारी के हिसाब से अपने हाथ-पैर खड़े कर दिए कि जी इसका तो इलाज होता ही नहीं, हमारा तो बच्चा इस मामले में बेकार ही रहेगा, कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन जब मेरे पास आए मैंने देखा कि बीमारी तो कुछ और है और इसका अगर आप ठीक से इलाज कराएँ तो अभी भी यानी 8-9 साल 10 साल की उम्र में बच्चे की हम काफ़ी समझदारी में फ़ायदा करा सकते हैं। कायदे से तो आपके बच्चे का इलाज अगर उसकी बौद्धिक क्षमता में कोई परेशानी है, अगर उसको एडीएचडी है, अगर उसको एएसडी प्लस एडीएचडी है, इनमें हम 6-7 साल पे दवाई शुरू करते हैं और 10 साल की उम्र तक जाते-जाते हम देखते हैं कि बच्चे का जो पीछे हो जाना था, वो काफ़ी हद तक रुक के एक स्थिर हो जाता है। लेकिन वो तभी होता है जब दवाई आप जल्दी से जल्दी शुरू करें। और इस मामले में कई बार आपके साइकोलॉजिकल असेसमेंट आपको गुमराह कर देते हैं और गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसा मैंने कहा, स्कूल के टीचरों को भी आजकल यही समझाया जाता है कि रिपोर्ट मंगाइए, लिखित में रिपोर्ट होनी चाहिए, पर साइकियाट्रिस्ट की बात को वो नहीं मानते हैं, जो कि बहुत ही अजीब स्थिति है इस देश में। ठीक है, और आप अगर समझदार हैं तो आप अपने और अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए फोकस इस पे रखिए कि आपको जाँचों का जुनून नहीं करना है, जाँचों के पीछे नहीं भागना है, आपको बच्चे की समस्या का समाधान करना है। और समस्या का समाधान तो आपके डॉक्टर ही कर सकते हैं। और डॉक्टर जितना ज़्यादा समय देंगे और जितना अच्छे से अच्छा आपको समझा पाएँगे, उतना ही बेहतर इलाज होगा। तो आप कृपया डॉक्टर की बात सुनें, डॉक्टर को समय दें, डॉक्टर को फ़ीस सही दें और फिर देखिए आपके और आपके परिवार में दिमागी बीमारी कैसे जल्दी से जल्दी ठीक होके ख़त्म हो जाती है। धन्यवाद।